नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूं। हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है कि हर वक्त कई मसले बड़े रहते हैं। यहाँ मुद्दों की तलाश करनी नहीं पड़ती, ढूंढना नहीं पड़ता है। समाज का, धर्म का, राजनीति का सवाल लगातार खदबदाहट पैदा किए रहता है। आज की तारीख में 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। SIR चल रहा है। राजधानी दिल्ली के बीच में ग्लोबल AI समिट चल रहा है और पार्लियामेंट के सेशन के दौरान भी बहुत सारा हंगामा और बहुत सारा हो हल्ला मचता रहता है। इसलिए कहीं कोई चैन पड़े या रहे ऐसा आपको नज़र नहीं आता है। और आज की तारीख में जितने बड़े सवाल हैं, जितने बड़े मुद्दे हैं, जितनी बड़ी टकराहटें हैं, उन सब पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ ख़ास मेहमान हैं। कांग्रेस जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, उसकी आधी आबादी की मुखिया, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक महिला ने हिंदुस्तान के भीतर महिलाओं का जिम्मा हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी का संभाला है। 2 साल मुझे लगता है कि आपको हो गए महिला कांग्रेस अध्यक्ष बने हुए। 2 साल में क्या हासिल किया? देखिए, इन 2 सालों में जो मेरा 30 साल का राजनीतिक अनुभव रहा उसे इस्तेमाल किया। 6 लाख महिलाएं आज ऑनलाइन रजिस्टर्ड हमारी देश भर में महिला सदस्य हैं। 6 लाख। उन 6 लाख को मुझे जो है अंतिम पंक्ति में जो खड़ी महिला थी उसका हाथ पकड़ा सदस्य बनने के बाद। उसे हम लोगों ने संगठन के साथ जोड़ा, उसे पद और जिम्मेदारियां देकर उसे लीडरशिप ट्रेनिंग कार्यक्रम, प्रशिक्षण दिए हमने, किस तरीके से राजनीति के मुद्दे, चुनाव लड़ना, इन सब का प्रशिक्षण यही जहां आप बैठे हैं पिछले 2 सालों में देश भर की महिलाओं को हमने वो प्रशिक्षण शिविर, संगठन की जिम्मेदारियां, जवाबदेही, चुनाव लड़े हैं बहुतों को, लड़वाए हैं बहुतों को इन 2 सालों में। तो इन सब में राजनीति के जो आगे चुनौतियां हैं, जो हमारी भूमिका, हमारी भागीदारी, संविधान के तहत जो हमें मिला अधिकार, उसके ऊपर हमने पूरा एक मजबूत संगठन, मैं कहूंगी। इन 2 सालों में मैं देश के 28 राज्य, 8 केंद्र शासित राज्य, एक आप लक्षद्वीप छोड़ दीजिएगा, वहां जाते जाते परमिट होता है और फिर किसी कारण से दौरा रद्द होता है, वरना इन 2 सालों में इन सब जगह का मैंने एक नहीं 2 बार गई हूँ। वहाँ की महिलाओं को मिली हूँ, वहाँ के गाँव में गई हूँ, वहाँ की समस्याओं को और बेहतर से जानने की कोशिश की है कि जो हम स्कूलों में जाते थे, बच्चियाँ पढ़ती थी और आज में कितना अंतर आया है। आज वर्क फोर्स में महिलाएं कितनी हैं, पुलिस स्टेशंस की बात है, 1 स्टॉप सेंटर्स की बात है, महिला आरक्षण की बात है कि पास है, लागू नहीं हो रहा है, महिला सुरक्षा के मुद्दे हैं। बहुत सी चीज़ों को लेकर इन 2 सालों में हमने एक बेहतरी से आगे बढ़ने का प्रयास किया, जिसकी तरफ हम अभी भी बढ़ रहे हैं। जितने राज्य हैं, महिलाओं का मामला, खास करके उनके साथ जो अत्याचार होता है, हत्याएं होती हैं, बलात्कार होता है, तो लोग उम्मीद करते हैं कि नेता यानी पॉलिटिकल पार्टी खड़ा हो, एक दबाव बनता है प्रशासन के ऊपर, व्यवस्था के ऊपर, और इंसाफ की लड़ाई थोड़ी आसान होती है। बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश या देश के दूसरे राज्यों तक आप जाते हैं तो ऐसे मोर्चों पर कांग्रेस नदारद दिखती है। देखिए, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती हूँ कि कांग्रेस नहीं दिखती। कांग्रेस को दिखाया नहीं जाता है। कांग्रेस बिल्कुल, संसद में राहुल गांधी जी जब खड़े होकर बोलते हैं, है ना, उनकी आवाज बंद कर दी जाती है, कैमरा हटा दिया जाता है। मैं वही कह रही हूँ, हर हिसाब में महिला प्रियंका गांधी भी हैं, है ना, सोनिया गांधी जी भी हैं राज्यसभा में। आपने देखा, बोलने से सदन हो या सड़क हो, कांग्रेस को रोका जाता है। आप जो महिलाओं की अगर बात करेंगे तो मैं आपको कह रही हूँ, रोका जाता है। बोलती हैं तो दिखाना नहीं है, है ना। ऐसा नहीं है कि 2 साल में मैंने खुद, अभी आपकी कोर्ट डेट मैं निपटा रही थी, इसलिए मुझे यहाँ आने में डेट लग गई। मुझे चार्जशीट कर दिया गया इसलिए कि अलका लांबा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए महिला आरक्षण और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर 5000 महिलाओं को जंतर मंतर इकट्ठा किया और हमने ऐलान किया कि हम जो है घेराव करेंगे सरकार का अगर हमारी मांगे नहीं मानेगी। सब पर FIR हुई है, सब 2 साल से कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। इवन कि मेरे ऊपर चार्जशीट कर दिया गया, मैं रोजाना कोर्ट कचहरियों की टेट। तो आप ये कहेंगे कि बिना कुछ किए हम पर ये मामले दर्ज हो रहे हैं, मैं इस बात से मानती नहीं हूँ। हम लोगों ने पूरे देश में आंदोलन किए, हम लोगों ने जो महिला पीड़ित हैं, चाहे आपका उन्नाव की बेटी के साथ अन्याय हो रहा था, हमारी पूरी महिला फोर्स और मैं खुद
सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर खड़ी थी कि कुलदीप सिंह सेंगर की रिहाई नहीं हो सकती, हम खड़े थे। आज अंकिता भंडारी के मामले में उसके माँ बाप से लगातार हम संपर्क में, और जो भी आंदोलन हुआ हमारी अध्यक्ष ने तो अपना मुंडन तक सरका करवा दिया मुद्दे पर ध्यान लाने के लिए कि वहां पर भाजपा का कोई वीआईपी है जिसे बचाया जा रहा है। ये सब चीजों में आरक्षण हो, सुरक्षा हो, लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आपके लिए दिखती नहीं, मैं फिर कहूंगी दिखाया नहीं जाता है, और ये शायद दबाव है कि आपको दिखाना ही नहीं है, और ये दबाव सत्ता की तरफ से है, क्योंकि जो दूसरी तरफ आरोपी है वो सत्ता पक्ष में है। विनेश फोगाट वर्सेस ब्रजभूषण शरण, भाजपा का सांसद, क्या दिखाया नहीं किसी ने? बिल्कुल नहीं दिखाया। एफआईआर तक की हिम्मत नहीं हो रही दिल्ली पुलिस की। सुप्रीम कोर्ट का आदेश के बाद एफआईआर होती है लेकिन पूछताछ नहीं होती है। फिर आप कहेंगे हम फेल हो रहे हैं, कांग्रेस फेल नहीं हो रही है, पूरा सिस्टम को भाजपा ने फेल कर दिया है। और उसी सिस्टम को बचाने के लिए, लोगों के अधिकारों को बचाने के लिए, महिला सुरक्षा अधिकार, आप कह रहे हैं हम दिखते नहीं। महिला आरक्षण कानून 33% पास, धन्यवाद मोदी जी। लागू क्यों नहीं कर रहे मोदी जी? क्यों लागू नहीं कर रहे? और अगर लागू हो जाए तो? सरकार उस पर काम कर रही है। अब मैं दूसरा सवाल है, मैं दो बातें आपसे कहना चाहता हूँ। जैसे आपने कहा कि दिखाया नहीं जाता है, मुझे लगता है कि दिखाए जाने और नहीं दिखाए जाने से काम करने के तौर तरीके पर, उसके असर पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि अगर मीडिया के जरिए ही चीज़ें तय होती हैं तो मुझे लगता है कि मीडिया बहुत हद तक जनमत तैयार नहीं करता है, और देश में कई ऐसे नतीजे रहे हैं जिन्होंने इस बात को। हमारे काम के तरीकों का मीडिया दिखाए ना दिखाए प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, नहीं भी पड़ता है। लेकिन जो आपका सवाल है ना कि दिखते क्यों नहीं, अगर आप ये कर रहे हैं तो दिखता क्यों नहीं, ये दिखने का जवाब। मैं दूसरे सवाल पर आता हूँ। जैसे कि अब एक नई व्यवस्था इस लोकतंत्र के भीतर होगी कि 33% हिस्सेदारी विधानसभाओं में, लोकसभा के भीतर महिलाओं की होगी, संसद के भीतर होगी। जाहिर है हर पार्टी अपनी तैयारी कर रही होगी कि हर तीसरा कैंडिडेट उसको अगर महिला उतारना है, तो इस लिहाज से आपने तैयारी की है क्या? बिल्कुल, हमारी तैयारी पूरी तरीके से, इसीलिए हम ही कांग्रेस की सरकार पर दबाव बना रही है। आरक्षण पास करके आप उसे लागू ना करना महिला विरोधी कदम है, उसे लागू कीजिए। और हमें पता है हम उसको लागू करवा कर रहेंगे, क्योंकि पास भी हमने करवाया है। वरना इन 10 सालों में भाजपा के पास पूर्ण बहुमत था, अपने दम पर चाहती तो पास करती, लेकिन 10 साल तक रोके रखा। 2024 के चुनाव में कांग्रेस ने पूरा, हम लोगों ने दबाव एक बनाया, तो चुनाव से पहले महिलाओं के वोट लेने थे तो आरक्षण पे स्टैंड कुछ था, पर एक्शन कुछ और था, तो लाना पड़ा इन्हें। लेकिन लाने के बाद अब लागू नहीं कर रहे। हमें पता है ये लागू करेंगे और हम इसे लागू करवा कर रहेंगे, और उसके लिए महिलाओं को हमने तैयार करना शुरू कर दिया है। संगठन हो हमारे, आप देखिए जिला अध्यक्षों के, कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के संगठन सृजन कार्यक्रम एक पूरा चल रहा है। उसमें हमारे केसी वेणुगोपाल जी, संगठन महासचिव, पूरी कोशिश है कि अधिक से अधिक महिलाओं को प्रदेश अध्यक्ष के पद या जिला अध्यक्षों के मेन कांग्रेस में पद मिले, और उसकी तरफ हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ये अलका जी, क्रेडिट की लड़ाई क्यों होती है? ये पूरा का पूरा जो प्रपोजल रहा है 3 दशक से अधिक समय से पड़ा रहा। आपकी पार्टी भी 10 साल तक सत्ता में रही है, नरेंद्र मोदी की सरकार ने आकर के उसको पास करा है। मैं ठीक है, कांग्रेस ने साथ दिया है, मैं मानता हूँ। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो फैसले बेहतर हैं उनकी तारीफ तो सब जगह होनी चाहिए, और उनकी तरफदारी भी होनी चाहिए। अब जैसे आपने कहा कि हमने कराया और हम उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे, सरकार कहती है कि हमने किया, हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ये क्रेडिट की लड़ाई है, मेरा उससे कोई सरोकार नहीं है। मेरा सिर्फ ये है कि अगर महिला आती है, तीसरी महिला अगर है, वो अभी तक आपने महिलाओं को इसलिए रद्द किया कि महिलाएं जीत नहीं सकती हैं, महिलाओं को इसलिए कि महिलाओं में इनेबिलिटी नहीं है, और उनमें वो बात नहीं है जो बात मर्दों में होती है राजनीति में। अब आपको मजबूरन एक महिला को लेके आना है। जाहिर है महिलाओं के बीच में भी कंपटीशन होगा। एक सीट पर 3 महिलाएं होंगी तो तीनों महिलाओं में जिसका असर ज़्यादा होगा। तो सिर्फ महिलाओं को अपनी पार्टी से जोड़ देना, फ्लास सीट पर एक कैंडिडेट को उतार देना, या फिर वाकई वो जनाधार और मजबूत नेता के तौर पर वहाँ खड़ा हो रही है, यह तय करना आपकी जिम्मेदारी है। देखिए, हमारी जिम्मेदारी बुरी है कि पहले ये विश्वास जो आपने कहा महिला धन बल से सक्षम नहीं है, चुनाव लड़ना महिलाओं का काम नहीं है, इसलिए महिलाएं कम है। ये इसी राय को तोड़ना है ना, इसी परसेप्शन को तोड़ना है। इसी को तोड़ने की शुरुआत प्रियंका गांधी जी ने की। जब प्रियंका गांधी जी को एज अ महासचिव उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े देश के राज्य की जिम्मेदारी मिली, तो उन्होंने लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देते हुए 40% महिलाओं के लिए आरक्षण की। संगठन के भीतर लोग कहते हैं आरक्षण पास नहीं हो रहा, आपको कौन रहा है, अपने पार्टी में कर लो। तो प्रियंका जी ने वो हिम्मत दिखाई और की, ये सोच के कि भाजपा भी करेगी, दूसरे दल भी करेंगे। पर दूसरे दलों ने तो अपने धन बल से जितने भी मैं कहती हूँ अपराधियों को टिकट देकर हमारी महिलाओं के सामने खड़ा किया। प्रियंका जी ने 40% आरक्षण किया, 150 महिलाओं को मैदान में उतारा। और हमें मालूम है ना कि हमारी महिलाओं पर चरित्र हनन, शारीरिक हमले कितना उनको हताश निराश किया, और पूरा समाज, सिस्टम, देश उसको मूक दर्शक बनकर, तमाशबीन बनकर देखते रहे, है ना। फिर भी महिलाओं ने हिम्मत दिखाई।
प्रियंका गांधी का आपने भी जिक्र किया है, आपने असम का प्रभारी बना दिया। जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, असम भी एक महत्वपूर्ण राज्य है। प्रियंका गांधी का जो पिछला रिकॉर्ड रहा है, मैं 2019 की बात करूं, राहुल गांधी अपना चुनाव वहाँ हार गए, उनके पास जिम्मेदारी थी। 2022 में आपका टोटल वोट 2% के आसपास आ गया, 1 सीट आपको नसीब हुई। प्रियंका गांधी का परफॉर्मेंस इस तरह से चुनाव के मैदान में अच्छा नहीं रहा है, तो क्या सोच करके फिर आपने असम में डाला उनको? मैं फिर कहूँगी, आपने कहा यहाँ से हारे वहाँ से हारे, 1 सीट आई। देश का दूसरे नेता का, दूसरे दल के दूसरे नेता का नाम बता दीजिए जो उत्तर और दक्षिण से लड़ता हो, एक टाइम पर लड़ता हो और जीतता हो, चाहे वो रायबरेली हो या वायनाड हो। मैं सबकी बात, आपने राहुल जी का भी नाम लिया कि वो हारे थे, है ना? तो मैं वही कह रही हूँ, सोनिया गांधी जी वो नाम है, इंदिरा गांधी वो नाम है, राहुल गांधी वो नाम है, और अब प्रियंका गांधी वो नाम होगा जो उत्तर से दक्षिण तक जब चुनाव लड़ती है तो उनकी स्वीकारता, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी, उनके जो इतिहास है लोग जानते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, इसलिए देते हैं। अब आपने कहा प्रियंका जी को हमने जिम्मेदारी, चुनाव में अभी आचार संहिता, आपके बात करते करते 1-2 दिन में आचार संहिता असम में आ जाएगी। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार होगा, मैं भी शायद कहूंगी कि अब चुनाव अनाउंस हो रहा है, आप मुझे असम दे रहे हो, मैं तो नहीं लूंगी। लेकिन प्रियंका गांधी जी में वो बात है कि आपने सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश दिया, जब लोग कहते थे गोवा ले लो, पंजाब ले लो, छोटे राज्य जहां पर आप कर सकती हैं, लेकिन उन्होंने 403 विधानसभा वाला उत्तर प्रदेश चुन लिया और अपनी पूरी ताकत लगाई उसमें। अलग बात है परिणाम कुछ भी रहे, पर उनको पता है उन्होंने बहुत बड़े अनुभव हासिल किए और बहुत राजनीति को आगे बढ़ाने में उनको उत्तर प्रदेश से ही मदद हो सकती है। वही आज असम जैसे राज्यों में कोई भी कह दो जी 2 दिन बाद राज्य है, आप जिम्मेदारी ले लो, आपको सारी टिकटों का फैसला करना और जिम्मेदारी जीत हार के आपको कोई भी नहीं लेगा। लेकिन प्रियंका गांधी जी अकेली ऐसी महिलाएं जिन्हें पार्टी अगर तय करती है, शीर्ष नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अगर तय किया प्रियंका जी आपको ये जिम्मेदारी लेनी है, वो ऐसी हिम्मत वाली महिलाएं जो बिल्कुल मना नहीं करती हैं। वो बिल्कुल अमेठी में काम कर रही थी, आप कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश में जो नाकामी से उपजा हुआ अनुभव है वो असम में काम आएगा प्रियंका गांधी। देखिए मैं फिर कहूंगी, गिर गिर के उठने वाले समय जो गिरा ही नहीं वो उठना क्या संभलेगा, और वो ऐसा गिरते हैं कि पूरे देश को गिरा देते हैं। कितनी बार मैं अभी असम की बात हम लोग कर रहे हैं। हाँ। आपका प्रदेश अध्यक्ष वो हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ जाकर के मिल गए, तो आपकी पार्टी के चुनाव से ऐन पहले ही एक बड़ा झटका होता है। कुछ गद्दार हैं, और राहुल जी ने अच्छा कहा, कुछ गद्दार दोस्त हैं। वो गद्दार दोस्त हमारे आसपास रहते हैं और ऐन टाइम चुनते हैं जब पीठ पे चाकू खोपते हैं। तो मैं अब आता हूँ, जैसे भी शकील अहमद साहब का मैंने कल इंटरव्यू किया था, मुझसे बात कर रहे थे, तो उन्होंने ये बात दोहराई कि राहुल गांधी एक कमज़ोर नेता हैं, डरपोक नेता हैं। उनको डर अपनी पार्टी के सीनियर नेताओं से है, जिनको वो बराबरी का स्तर उनको देना होता है या नाम से नहीं पुकार सकते, चापलूसों को बहुत पसंद करते हैं, और ये डर उनके भीतर बार बार दिखता है। देखिए मैं तो यही कहूँगी, शकील जी को मैं बहुत पुराना जानती हूँ, दिल्ली के मेरे प्रभारी भी रहे हैं, और मैं अगर कहूँगी किसी को डर है ना, और कोई फेल और नाकाम हुआ है, तो वो ये बिहार के यही नेता खुद भी फेल हुए, पूरे बिहार को फेल किया। आज हमारी वहाँ पर 30 साल से अधिक से सरकार नहीं, कौन था नेता? आप ही तो सांसद है, आप ही केंद्रीय मंत्री, आप ही राष्ट्रीय महासचिव, आप ही दिल्ली की सत्ता पे बैठे हुए थे, क्यों सरकार नहीं ला पाए? राहुल जी तो आपकी बहुत बात आई 30 साल से। अलका जी, अब हाँ ये कुरेदा मैंने भी है। उन्होंने मेरी बातचीत जो है, उस बातचीत के दौरान दिल्ली में और बिहार में कांग्रेस का जो बंटाधार हुआ, उसके लिए उन्होंने सीधे सीधे राहुल गांधी को कसूरवार बनाया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के ऊपर जो बैठक हो रही थी, मैंने कहा केजरीवाल के साथ हमको चले जाना चाहिए, और हो भी गया, पहली बार सरकार बन भी गई। हमको फिर लगा कि अगर हम अकेले जाएंगे तो शायद ठीक नहीं होगा, हमको डिस्क्रेडिट करने के लिए केजरीवाल के साथ रहना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने नहीं माना और हम साफ हो गए। मैं बिहार में थी, शकील जी अपनी जो जमीन है उसे खो चुके थे, अपने बेटे की टिकट मांग रहे थे, और राहुल जी अपने दम पर आगे बढ़ने की बात सोच रहे थे। वो बैसाखी का सहारा ले रहे थे। स्वाभाविक है, जो बैसाखी के सहारे पर चलने की सोच रहा हो, इसके उसके सहारे वो कितना मजबूत होगा। और एक नेता जो कहता है अपने दम पर आगे बढ़ो, और वो डर रहा है, राहुल जी डर रहे हैं, राहुल जी कमज़ोर हैं, या फिर शकील जी आप डरे हुए, आप कमज़ोर, आप बैसाखी पर अपने बेटे की टिकट के लिए आपने, और आज आप जब चुनाव सारा हार गए, कहीं कहीं आप टिके हुए थे कि शायद हो सकता है कि हमारी सरकार बन जाए और मुझे फिर कुछ मिल जाए, चुप रहे। जब रिजल्ट आ गए, सब आगे बढ़ गया, नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारी आप जैसे नेताओं को लेनी चाहिए थी, जो बिल्कुल केंद्रीय मंत्री तक पर पार्टी ने आपको पहुंचाया था, और आपने पार्टी को गर्त में पहुंचाया। उस समय आप, बड़ा आसान है, सीधा राहुल गांधी जी का नाम लो, राष्ट्रीय अध्यक्ष,
प्रदेश महासचिव, प्रदेश अध्यक्ष, हम सब, ये कलेक्टिव जिम्मेदारी होती है। हार हो या जीत हो, ये पूरा सामूहिक संगठन जिम्मेदारी लेता है। लेकिन आपके लिए आसान है कि निकल कर आऊं और कह दूं राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी को गाली मारने से, राहुल गांधी को डरा हुआ, हारा हुआ कहने से भाजपा में आपकी दुकानें खुल जाती हैं। आपके पर कोई मामले हैं माफ हो जाएंगे, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के। आपको राज्यसभा भी देखिएगा ना, मांग रहे हैं वो असम वाले पूर्व अध्यक्ष, 5 साल तक रहे, खुद भी हारे, पार्टी भी हारी। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने 2003 में कह दिया था कि हम अब चुनाव नहीं लड़ेंगे और क्यों नहीं लड़ेंगे? डर के हार क्यों? आखिर तक कांग्रेस के साथ रहूंगा, वोट तो मैं कांग्रेस क्यों चले गए? क्यों चले गए? वो कह रहे हैं कि अपमान बहुत ज्यादा होता है। अपमान तो कितना सोनिया जी, राहुल गांधी जी को सहना पड़ता है। अपमानित कितना भाजपा, कितना जलील, कितना अपमानित करती है सोनिया गांधी जी राहुल गांधी जी को। नेहरू तक पहुंच जाते हैं गाली देने, आधिकारिक रूप से सदन में खड़े होकर गाली देते हैं। सोनिया गांधी जी को तो क्या कुछ नहीं कहा, मैं दोहराना नहीं चाहती हूँ, वो तो कभी कहीं नहीं गए, वो तो कभी कहीं नहीं गए। अच्छा ठीक है, जैसे आप कह रहे हैं कि असम के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कुछ गद्दार निकल जाते हैं, शकील अहमद को भी आपने नहीं बख्शा है। नहीं बिल्कुल, आप पूरा हारने के बाद जिम्मेदारी, राहुल जी का नाम लेना आसान है सबके लिए। शशि थरूर, अभी एआई ग्लोबल समिट चल रहा है और राहुल गांधी ने कहा कि ये बहुत ही इनडिसिप्लिन्ड और सिर्फ नेटवर्किंग का प्लेटफॉर्म रहा है। शशि थरूर करेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। इतने बड़े आयोजनों में थोड़ी बहुत गड़बड़ियां होती हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा है, देश के लिए भी अच्छा है और ये बेहतर है। आपके ही नेता को आपके ही नेता काटते हैं। मैं फिर कह रही हूँ, ये कोई मुद्दा थोड़ी ना जिसमें हम एक ही मुद्दे पर 2 राय रख रहे हैं। ये तो एक ओपिनियन है कि आप कहीं गए, आपकी एंट्री आसानी से हो गई, आपको पानी भी मिला, आपने एआई में अच्छी तरह घूमे भी, आपने कुछ खरीदा भी, कुछ सीखा भी। और एक आदमी कह रहा है कि मीलों हमें पैदल चलना पड़ा, पानी की व्यवस्था नहीं थी, हमारे स्टॉल पर चोरियां हो गई हैं। प्रधानमंत्री जी ने उसे एक बड़ा अडंबर बनाकर हाथ खड़े करके एक चुनावी रैली में तब्दील करने की कोशिश की। आउटकम इज 0। सो अपना अपना ओपिनियन है, तो वो अपनी राय रख रहे हैं। वो आप इसमें कोई मुद्दा मैं इसको मान भी लूं कि एक घटना, एक आयोजन को लेकर के 2 लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी जब कोई बहुत बड़ी बैठक बुलाती हैं, उस बैठक में वो नहीं रहते हैं और प्रधानमंत्री के आयोजन में रहते हैं, यह बात चर्चा में आती है, तो वह भी केवल 2 अलग अलग राय है। मैं फिर कहूँगी ये भी राय नहीं है। हमारे वर्किंग कमेटी की कुछ बैठकों में बहुत लोग नहीं आ पाते और वो अपनी लिखित में देते थे कि हम नहीं आ पाएंगे। ऐसे शशि जी और कुछ लोग नहीं आ पाए थे रोजी, लेकिन लास्ट वर्किंग कमेटी मीटिंग इसी इंदिरा भवन में, पहली मीटिंग जब हमारी हुई वर्किंग कमेटी की, बाकायदा डॉक्टर शशि थरूर थे और उन्होंने अपनी बात को भी लोकतांत्रिक तरीकों से रखा है। तो ये कहना कि वहाँ आते थे, यहाँ नहीं आते, वहाँ जाते, यहाँ नहीं जाते, ये सब मुझे लगता है कि बहुत बड़े देश के राष्ट्रीय मुद्दे नहीं है। ये अपनी सुविधा के ऊपर है कि कहीं कोई जाएगा, कहीं कोई जाएगा, कहीं हर जगह मैं भी नहीं पहुँच पाती, हर जगह कोई नहीं पहुँच पाता है। लेकिन जैसे चुनाव हैं और चुनावी राज्यों का दौरा करके आप भी आ रहे हैं, केरल भी उसमें से एक है। मणिशंकर अय्यर आपके सीनियर लीडर हैं, वो कहते हैं कि इस बार भी लेफ्ट पार्टी ही जीतेगी, लेफ्ट गठबंधन ही केरल में जीतेगा। आप वहाँ मेन राइवल पार्टी हैं और आप ही का नेता कहता है कि वहाँ लेफ्ट की सरकार बनेगी। देखिए, मणिशंकर अय्यर जी अगर केरला में बैठे हों, महीनों से बैठे हों, गली मोहल्ले नुक्कड़ जा रहे हों और वहाँ से एक फीडबैक आकर वो कह रहे हों, वो तो है ही नहीं है। उनकी तो बातों से ही लग गया था, है ना। क्योंकि बात ये है कि कोई सत्ता और कुर्सी जाने के बाद छटपटा रही है, सब लोग सत्ता और कुर्सियों पर रहे हैं, है ना। आज हमारा संघर्ष का समय बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं ए.के. एंटनी जी का भी जिक्र करना चाहती हूँ, 90+ हैं, डिफेंस मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे। अभी हमारा 28 तारीख को स्थापना दिवस था। ये बड़ा अंदर का अनुभव है जो मैं आपको बता रही हूँ। हमने 28 तारीख को ध्वजारोहण किया, 28 दिसंबर को। उसके बाद हम अंदर गए और अंदर जाने के बाद चाय पर व्यवस्था थी, तो राहुल जी ने कहा खड़गे जी और सोनिया जी, ए.के. एंटनी जी का जन्मदिन है। 15 अगस्त, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, ए.के. एंटनी जी का जन्मदिन था उस दिन। मुझे इतना मालूम है 2 ओकेजन पे हम यहाँ आते हैं। 15 अगस्त पे झंडा लहराते हैं और 28 दिसंबर कांग्रेस के स्थापना दिवस पे। उन दोनों में मुझे याद है एक दिन था, चाहे उनका 15 अगस्त को जन्मदिन आता है या फिर 28 को आता है, लेकिन मुझे वो वाक्य याद है। ध्वजारोहण के बाद हम अंदर चाय नाश्ते पर बैठे, उस दिन उनका जन्मदिन था और सोनिया गांधी जी ने उनको फोन करके विश किया, खड़गे जी ने उनको विश किया और राहुल जी ने, और ये कहा हम आपको मिस कर रहे हैं, है ना।
ना, आप भी आज हमारे बीच में राज्यसभा ये वो, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरी उम्र हो चुकी है, अब मेरी राज्यसभा जो खाली है वो भी आप किसी और को दो। और हमारी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष, आज मेरी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष है, वो राज्यसभा सीधा एक एंटनी जी से एक युवा हमारी महिला नेता को जाती है, जो आज है जेबी मातन हमारी है। सो आप सोच रहे हैं, ये लोग, अंबिका सोनी जी भी राज्यसभा रही, जब उनका कार्यकाल पूरा हुआ तो उन्होंने पार्टी को कहा मैं इतने सालों से वर्किंग कमेटियों में अभी भी हूं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अब ये जिम्मेदारियां युवाओं के कंधों पर, तो हम उनके मार्गदर्शक बनेंगे। तो दो सोच के लोग हैं, एक वो जो आज भी हर चीज के लिए छटपटा रहे हैं कि कुछ आ जाए, इस विपक्ष में हम बैठे हैं, कोई मुझे नहीं मालूम है वो क्यों अपने आप को कैसे कह रहे हैं कि हमें कोई पूछ नहीं रहा। हर कोई राहुल जी से ही मिलना चाहता है, और राहुल जी अगर नहीं मिल रहे तो हर कोई राहुल जी से ही कमियां निकाल रहा है। और राहुल जी आज कोर्ट केस के लिए लखनऊ पहुंचे हुए हैं, हाँ, कभी ईडी के मामलों में, कभी नेता विपक्ष के तौर पर, कभी देश और विदेश में एक ही नेता है, भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्राएं कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, हर मुद्दे को हर लोगों से मिल रहे हैं। सो कई बार होता है स्वाभाविक, अगर मैं राहुल जी से समय मांगू, राहुल जी मुझे ना दे तो राहुल जी कल मेरे लिए बुरे हो जाएंगे, है ना। लेकिन आपको समझना है कि आप ना मिलकर भी जिस विचारधारा के साथ आप जुड़े हैं, क्या उस विचारधारा को आप ताकत दे रहे हैं? उस विचारधारा का जो वाहक बना हुआ है, जो ध्वजा लेकर चल रहा है, उसका नाम राहुल गांधी है, क्या आप उसके विरुद्ध बोलकर उस विचारधारा को कमजोर कर रहे हैं या उसे ताकत दे रहे हैं? आज जरूरी नहीं है कि राहुल जी पर आप कमियां निकालें, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को कर निकालें। आज देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री, आज अमेरिका से चुनौतियां मिल रही हैं, हाँ, देश शर्मसार और एप्स्टीन फाइल्स के खुलासों को लेकर पूर्व जनरल हमारे सेना के प्रमुख मनोज मुकुंद नरवानी जी की किताब में चर्चा के विषय तो वो है जो देश को प्रभावित कर रहे, देश की 140 करोड़ की आबादी को। इस पे ये लोग चर्चा क्यों नहीं करते, और कब अंतिम बार इन्होंने चर्चा की? जो राहुल जी पर सवाल उठा रहे, मैं बस ये आपसे जानना चाहती हूँ, प्लीज बता दीजिएगा। मैं जनरल नरवणे की किताब पर आऊँगा। मैं सिर्फ एक बात समझना चाहता हूँ कि मणिशंकर अय्यर आपकी पार्टी के न सिर्फ कद्दावर नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं। बिल्कुल ठीक। वो 2014 में नरेंद्र मोदी को चाय वाला कहते हैं, और माना जाता है कि चाय वाला ने ही बीजेपी के लिए बेहतरीन पार करा दी और सीटें आ गई। उन्होंने नरेंद्र मोदी के बारे में ये नीच आदमी है भी कहा। मतलब नरेंद्र मोदी को लेकर के लगातार हमलावर रहने वाला नेता वो कहता है कि मैं गांधीयन तो हूँ, मैं नेहरूवियन तो हूँ, लेकिन मैं राहुल गांधी का फॉलोअर नहीं हूँ। ये तो राहुल जी भी नहीं चाहते हैं कि उनका कोई फॉलोअर बने। वो गांधी की विचारधारा को लेकर चल रहे हैं, उस गांधी की विचारधारा पर संघ की विचारधारा अटैक कर रही, वो बचा रहे। गांधी की विचारधारा राहुल गांधी की विचारधारा होती तो फिर उससे सहमति होती ना मणिशंकर अय्यर की। देखिए, आप एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, उस व्यक्ति के अंदर बाहर क्या चल रहा है मुझे नहीं मालूम है ना, पर मैं आपको आप एक व्यक्ति की बात कर रहे हो, और यहाँ पर बात होती है एक विचारधारा की। आज जो बिना डरे उस विचारधारा के साथ खड़ा है वो राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है। जो विचारधारा से अलग हो रहा है वो राहुल गांधी जी से अलग हो रहा है, और हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। इसी पे तो चर्चा होनी चाहिए। सरकार तो कहती है कि हम चर्चा कर रहे हैं, कहाँ कर रहा है? प्रधानमंत्री जी तो लोकसभा से भागकर राज्यसभा में जाकर बयान देकर ने पता नहीं कौन से विदेश चले गए, सोशल मीडिया पर डाली। सोशल मीडिया, सदन हमारा बंद कर दीजिए, सोशल मीडिया से सरकार चलाते हैं, सोशल मीडिया पे बात होगी। सदन को क्यों करोड़ों रुपए का एक नया भवन बना दिया, 22,000 करोड़ विस्तारा, क्या जो भी नाम दिया, पुरानी संसद बंद करके नए संसद के भीतर हाल के वर्षों में 9 बड़े डील्स हुई हैं, जिसमें यूरोपियन यूनियन के साथ भी है, अमेरिका के साथ भी है, इन दोनों का जिक्र तो किया ही उन्होंने। ड्राफ्ट क्यों नहीं टेबल पे आ रहा है चर्चा के लिए? तो कंक्लूड होगा तभी आएगा। तो कब कंक्लूड? नहीं, कंक्लूड होने से पहले घोषणा हो गई है, घोषणा पहले होती है। अमेरिका ने घोषणा कर दी, उनकी जो सेक्रेटरी हैं चीफ एग्रीकल्चर, उन्होंने अनाउंस कर दिया, ट्वीट कर दिया, हमारा भी ड्राफ्ट ही तैयार हो रहा है, इसलिए वो पार्लियामेंट के पटल में नहीं आ रहा, इसलिए वो चर्चा भी नहीं हो रही है। लेकिन सब कुछ ये तो बाइलेटरल एग्रीमेंट है, जाहिर आएगा ही आएगा, नहीं कब आएगा? पहले आता है और फिर उसको इंप्लीमेंट किया जाता है। यहाँ इंप्लीमेंट हो गया, अभी ड्राफ्ट आ रहा है अमेरिका से, जब आ जाएगा अमेरिका से तो सदन में चर्चा कर लेंगे, वरना सोशल मीडिया तो चल रहा है, पार्लियामेंट पे ताला लगवा दीजिए। नहीं, पार्लियामेंट में चर्चा होती है, जैसे आपने अभी ट्रंप का जिक्र किया है। प्रधानमंत्री ने सदन के भीतर ये कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी समझौता हुआ था वो डीजीएमओ पाकिस्तान ने हमको फोन किया था, और उसके बाद हमने उस पर निर्णय लिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रोजाना उठ के जो बोलते हैं, कहा ना कि इसमें किसी भी देश के किसी भी नेता का कोई हाथ नहीं रहा। आपके प्रधानमंत्री जी ने, माफी चाहूंगी, ये भी कह दिया था, ना कोई घुसा था ना कोई घुसा हुआ है, जबकि सच्चाई तो ये है। प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो एकदम नंबर के झूठे हैं, देश को धोखा दे रहे हैं, मैं मुंह पे कह रही हूँ। देश ने चुना है ना। नहीं, चुनने का मतलब क्या? चुन के तो कुलदीप सिंह सेंगर भी आया था, कुलदीप प्रज्वल रवन्ना भी आया है। पहले जो आपकी सरकार चुन के तो आधे बलात्कारी
आधे अपराधी आज संसद में बैठे हुए, तो क्या मतलब उसका? मैं आपके सामने आएंगे तो पूछेंगे ना कि बाकी राज्यों में जहां आपकी सरकारें हैं या इसके पहले जो केंद्र सरकारें थी वो भी तो चुनी हुई सरकारें थी, इस देश में। तो हम कब मना कर रहे हैं? चुनी हुई सरकारों की जवाबदेही जनता के प्रति है, कहा ना कि सदन के प्रति है। क्या होता है? मैं ये कह रही हूं, चुन के आने में अच्छे और बुरे सब हैं, लेकिन मैं उसकी बुराइयां थोड़ी ना स्वीकार कर लूंगी। जिस तरह की टीवी की एंकर ने कहा कि एप्स्टीन फाइल में वो तो लॉबिस्ट था, इसलिए वो बच्चों का अगर मास रेपिस्ट था, उनको मार रहा था, उनका बलात्कार कर रहा था, तो कोई नहीं, वो लॉबिस्ट भी तो था। तो ये क्या मैं किसी की राय पर नहीं जा रहा हूं, मैं मेरा अपना ओपिनियन है, मैं अपने सवाल आपके सामने रख रहा हूं, आपकी जाती राय में जानना चाहता हूं। चुना हुआ इसलिए उसको सब अपराध करने की इजाजत है, मैं उससे इनकार कर रही हूं। ये मैंने कहा ही नहीं, चुने हुए प्रतिनिधियों ये मैंने नहीं कहा। मैंने कहा कि देश का प्रधानमंत्री देश की जनता चुनती है, और अगर वो बहुमत के साथ हैं तो उसके बाद इसका मतलब लोग तो सांसद, लोग प्रधानमंत्री नहीं चुनते, परंपरा में बिठाया है। देखिए, लोग प्रधानमंत्री नहीं चुनते, हमें स्वीकारना होगा। अमेरिका का सिस्टम अलग है, हमारा अलग है। हमारे सांसद विधायक चुने जाते हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तो प्रधानमंत्री ही देश चुनता है। 2014 में ही प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाए गए, वो 19 में भी रहे, 24 में रहे, तो बीजेपी के साथ तो ये क्लैरिटी है। 30 साल के अनुभव से कह रही हूं, इस तरह का कमजोर, कायर, विदेशी ताकतों के सामने घुटने टेकने वाला, उनकी शर्तों पर देश की जो हमारी ताकत है, किसान हो, बेरोजगारी हो, हमारा ट्रेड हो, हमारी सुरक्षा हो, उसको ताक पे रखने का काम इतिहास के अगर किसी प्रधानमंत्री ने कहा, उनका नाम है नरेंद्र मोदी, जिसको सरेंडर मोदी का नाम हम देते हैं। बिल्कुल एक सवाल, मतलब बीजेपी तथ्यों पर कह रही हूँ, सबूतों पर कह रही हूँ, चर्चा पे कह रही हूँ। ठीक है, बीजेपी एक सवाल करती है। मुझे लगता है पता है, अमेरिका के ट्रंप ने खड़ा किया, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खड़े हुए, प्रधानमंत्री मोदी देख रहे हैं, उनके लिए तालियां बजवाई हैं, उनके जनरल को अपने यहाँ पर डिनर पर बुलाया। मोदी जी, आप कहाँ हैं? क्या चल क्या रहा है? क्यों दो टुक बात नहीं करते आप? क्यों दो टुक? वो तस्वीर तो अलग है, अलग नहीं है, वो हमें आईना दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की इससे बड़ी बेइज्जती नहीं हो सकती है कि वो ऐसे उंगली से इशारे पर उनको खड़ा करवा लेते हैं। वो तो उसकी बेइज्जती कर ही रहा है, उंगली पर उठा दिया। मोदी जो वॉचिंग अस, हाँ, वो हमें देख रहा है कि मैं तुम्हें उठा रहा हूँ, अपने यहाँ बिठा रहा हूँ, तुम्हारे जर्नल को डिनर लंच पे बुलाता हूँ। मैं उस पर आता हूँ कि बुनियादी सवाल आपने उठाया है प्रधानमंत्री को लेकर के। बीजेपी बार बार कहती है कि अगर साख का सवाल नहीं है, लोगों के बीच में भरोसे का सवाल नहीं है, अगर सरकार के जरिए लोगों का हमने हित नहीं किया है और देश में तरक्की नहीं हुई है, बेहतरी नहीं आई है, तो लगातार 3 बार एक सरकार चुन करके आती एक आदमी की अगुवाई में 20 राज्यों में बीजेपी या उनके गठबंधन की सरकार है। कांग्रेस लगातार कमजोर होती चली गई, उत्तर भारत के तमाम राज्यों से उसका सुपड़ा साफ हो गया है। ये जनता ही तो तय कर रही है ना, तो आपके कहने पर से बीजेपी कैसे कमजोर हो गई, उनके प्रधानमंत्री कैसे कमजोर हो गए? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी भी इसी लोकतांत्रिक तरीकों से जीत कर आए। ऐसा एक सेकंड, आज उन्हें गाली क्यों निकालते हैं आप? वो भी तो चुनकर आए थे। दोनों तरफ से आप चुनकर आए इसलिए आपको कुछ मत कहें, लेकिन वो जो चुनकर आए थे, जो आज दुनिया में भी नहीं है, उन्हें सदन में खड़े होकर आप जलील करेंगे, आप नीचा दिखाएंगे, उनके चरित्र हनन तक करेंगे, पोस्टर लेकर आएंगे। ये तो दोनों तरफ से होता है ना। हमने कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ ऐसा नहीं किया। एक ही तो प्रधानमंत्री हुए भाजपा से, अटल बिहारी वाजपेयी जी। दोनों तरफ से होता है, मैं स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं। बताइए कहां हमने अटल जी की निजी जिंदगी में झांककर तस्वीरें कुछ लाई हूं। विपक्ष कि सबसे बड़े दल के नाते कांग्रेस ने अभी तक जितना कुछ किया है, नरेंद्र मोदी को घेरने, उनकी सरकार को घेरने, उनकी नाकामियों को गिनाने, यह सब कुछ करने और खून पसीना बहाने के बाद भी अगर देश में जनमत तैयार होता है, कुछ सर्वे आता है, नरेंद्र मोदी सबसे बड़े नेता के तौर पर हैं, आज चुनाव करा लीजिए तो उनकी अगुवाई में एनडीए पिछले चुनाव के मुकाबले ज़्यादा सीटों के साथ आ सकता है। ये स्थितियाँ अगर हैं तो फिर आपके कहने में कोई दिक्कत तो है ना? ये स्थिति बिल्कुल नहीं है। देश के प्रधानमंत्री को पूछिएगा वाराणसी से कितने वोटों से जीते थे। लाले पड़ गए थे वोट, इस बार जीत के लाले पड़ गए थे प्रधानमंत्री जी को। कितनी देर के लिए तो वोटिंग काउंटिंग ही रुकवा दी गई थी। स्वीकार करिए, रुकवाई गई थी। स्वीकार करिए कि 1.5 लाख पर उनका 10 लाख का मार्जिन, 10 लाख का मार्जिन 1.5 पर आकर खत्म हो रहा है। और राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, उसका इन पे असर ये हुआ कि ये बहुमत से चूक गए, बैसाखी पर आ गए। ये हमारी जीत है कि उस सरकार को जो किसान विरोधी थी, कृषि कानून लेकर आ रहे थे ना आप लोग अपने पूंजीपति मित्रों के लिए, वो बड़े आंदोलन हमने किए और इसी वजह से वो बहुमत से चूकते हैं और हम विपक्ष में एक अधिकारी संवैधानिक पद हासिल करते हैं, जिससे राहुल गांधी रोज खड़े होकर इन्हें ललकारते हैं और लोकतंत्र, संविधान के प्रति, 140 करोड़ की आबादी के प्रति जवाबदेही तय कर रहे हैं। ये ताकत हमें मिली है, हम नहीं मानते हम कमजोर हुए हैं। और वोट चोरी, मैं फिर कहूंगी, मैंडेट मिला है, मैंडेट मिल नहीं रहा, मैंडेट चुराया जा रहा है। मैंडेट चुनाव आयोग के दम पर चुराया जा रहा है।
हमने आपको सबूत दिया। हरियाणा, एक उदाहरण दे रही हूं, हरियाणा में हमें पूरा था कि एंटी इनकम्बेंसी है, पूरी ताकत भी लगा दे, तो लोग बदलना चाहते हैं। और मैं खुद हरियाणा में, हम सब थे, हम जीत रहे थे हरियाणा। पता लगा हमारा और भाजपा का पूरा वोटों का अंतर राज्य में 22,000 वोट। और फिर राहुल जी ने एक एक वोटर लिस्ट चेक की। हमें महीनों लग गए उस वोटर लिस्ट को चेक करने को, क्योंकि चुनाव आयोग से ई वोटर लिस्ट मांग रहे हैं, ई वोटर लिस्ट देने से मना कर रहे हैं। हमने वो मैन्युअली उस लिस्ट को छाना तो 25 लाख वोट फर्जी पाया जाता है, और वो चुनाव हम 22,000 से हारते हैं। हम कह रहे जांच करो, जांच नहीं होगी, रिजल्ट आ गया, मोदी जीत गए, राहुल गांधी हार गया। ये तमाशा क्या चल रहा है? तमाशा क्या चल रहा है? आपका एक वोट होना चाहिए, आपके 10 वोट है। आप ही की फोटो, कभी पिता का नाम बदल रहे, कभी एड्रेस बदल रहे, कभी रंग बदल रहे शर्ट का, कभी कुछ कर रहे, पर आदमी एक ही है। तो हमने एक वोट आपका रखा, आप ही के जो 10 वोट है उसको काटना शुरू किया, तो 25 लाख वोट। एक बात अभी पे आप कहेंगे मैंडेट मिल रहा है, नहीं, जीत रहे हैं। एक बात बताइए, कोई भी नेता बैठ के कुछ भी कह सकता है, उसके पास ये आज़ादी है कहने की, लेकिन देश में इंस्टीट्यूशंस हैं। अगर आपको लगता है कि आपके कहे में बहुत दम है, आपके सबूतों में बहुत ताकत है, तो आप फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करती हैं? आप जाकर के अदालतों में चुनाव आयोग गए थे आप, प्लीज कोर्ट चलिए ना। नहीं, कोर्ट भी जा रहे हैं ना। नहीं, फिर वही बात है, संसद बंद कर दीजिए, सबको कोर्ट भेज दिए। और कोर्ट ये कहता है, कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में कोर्ट ये कह रहा था, मेरे पास मत आइए, मेरे पास बहुत मामले हैं, मैं इसलिए अपराधी को छोड़ रहा हूं क्योंकि मेरे पास समय नहीं है मैं इसकी सुनवाई करूं। वो तो हम सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि ये कैसा तर्क है। वो कह रहे इतने मामले हैं, सुनवाई का समय नहीं है। ये क्या चल रहा है? अदालतों की बात कर रहे हैं, 25 करोड़ मामले अदालतों में पेंडिंग पड़े हैं। फास्टैग कोर्ट, नाबालिग बेटी के बलात्कार फास्टैग कोर्ट में चल रहा है, 14 साल से बच्ची न्याय मांग रही है इस देश में। तो मत कही अदालतों में। नहीं, मैं कह रही हूं उसको भी कमजोर नहीं होगा। 5 करोड़ मामले अदालतों में आज की तारीख में। अगर आप कौन सी अदालत की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पर निचली अदालत से मामले शुरू होते हैं, थाने में एफआईआर से मामले शुरू होते हैं। बिनेश फोगाट का तो मामला ही थाने से शुरू हो गया था, एफआईआर नहीं कर रही थी दिल्ली पुलिस, वो तो सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा एक एफआईआर के लिए। अगर अलका लांबा ये कहती हैं कि अदालतें भी अब सरकार के प्रभाव में हैं, मैं ये नहीं कह रही, उन्हें कमजोर किया जा रहा है। चुनाव आयोग भी सरकार के बिल्कुल, वो तो बिल्कुल उनके साथ है। तो लाजमी है ना, कहीं जहां भी आपको लगता है कि मुझे इंसाफ मिल सकता है, तो कोर्ट है, तो कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन बैठ करके कुछ भी कहेंगे कोई कैसे स्वीकार करेगा? मैं ये नहीं कह रही कोर्ट में न्याय नहीं मिलेगा, पर कोर्ट में मेरा नंबर जो है वो 200 नंबर पे खड़ा है और 10 साल तक मेरा नंबर नहीं आ रहा न्याय के लिए। मैं ये कह रही हूँ आपसे, आपने कोर्ट को दूसरी तरह से कमजोर किया है। आपको जो जज, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनानी थी, जो मामलों को आप एक फिक्स करते कि इस जज के पास इतने ही मामले होंगे और इतने जजों की जरूरत है, वो आपने किया ही नहीं। आप ऐसा नहीं न्याय नहीं दे रहे हो, आपने सिस्टम ही ऐसा फेल कर दिया कि न्याय मिल ही नहीं सकता इस देश में। आप कोर्ट में जाते रहो, धक्के खाते रहो, या तो पुलिस एफआईआर नहीं कर रही, आप सुप्रीम कोर्ट में मामला। मैं भी गई हूं, जब मेरे खिलाफ चार्जशीट किया, मुझे भी समझ नहीं आई कि मैं एक धरना कर रही हूं, मेरे को चार्जशीट कर दिया गया। मैं गई हूं अपना हाई कोर्ट ने कहा नहीं सेशन कोर्ट जाओ, सेशन कोर्ट ने कहा अभी वहां, तो मैं धक्के खा रही हूं सिर्फ इसलिए। और मुझे पता है ये साजिश थी कि अलका लांबा को अगर फ्री छोड़ दिया, इसे कोर्ट कचहरी की तारीखों में नहीं उलझाया, तो ये जिस तरह से देश भर में महिला आदि आबादी, महिला आरक्षण, महिला सुरक्षा, ये तो बिजी करना। राहुल जी को भी आज भेज दिया रायबरेली, अभी फिर जाएंगे दूसरी कोर्ट में, फिर ईडी बुलाएगी, फिर हमें बुलाएगी। तो बात ये हरास करो, परेशान करो। सोनू वांगचुक का क्या कसूर है, उसको भी डाल कर रखा हुआ है। हमारे अभी लद्दाख के अध्यक्ष मुझसे मिलके गई, हमारे विधायक पार्षद जेल में डले हुए हैं। किस अपराध में डले हुए हैं? सिर्फ आंदोलन है। और जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, ईडी, सीबीआई, करोड़ों की संपत्तियां, सब रिहा, सब मुख्यमंत्री बन रहा है। तो दूसरी सब चीज साफ खुली है। अब अलग बात है कि लोग उसे देखकर अनदेखा करें, उस पर बोलें, चुप करके डर के घर बैठे। लेकिन राहुल गांधी और उनके साथ हम खड़े हैं, वो नहीं डरने वाले, वो पीछे नहीं हटने वाले, वो लड़ेंगे और हम उनके साथ ताकत बनकर खड़े हैं। जिनको डर लगता है वो अपना रास्ता अलग कर सकते हैं, लेकिन जो बिना डरे नहीं, वो जो आपके अपने लोग हैं, पार्टी के भीतर के सीनियर लीडर हैं, वो अपना रास्ता अलग कर ही रहे हैं और वो भी अपनी तरफ से डरे हुए लोगों को अलग करना चाहिए। और जो कर रहे हैं वो डरे हुए हैं, जो नहीं डरे वो राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं, मेरे जैसे बहुत लोग हैं। मेरा एक सवाल है, अगर आपको लगता है कि यहाँ व्यवस्था ही बिल्कुल कमजोर हो गई है, कुछ भी नहीं बचा, बिल्कुल आप पूरा कह रहे हैं सिस्टम तो कुछ भी फेल्यूर नहीं है, बचा है। बिल्कुल। आप तो कहीं चुनाव आयोग भी नहीं है, कोर्ट्स भी नहीं है, पुलिस भी नहीं है, कोर्ट कमजोर है, एजेंसी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो जनादेश तो आता है। जनादेश, फिर मैं कह रही हूँ, आप दोनों को मिक्स कैसे कर रहे हैं? जनादेश कैसे आ रहा है? मैं बिहार में वोटर अधिकार यात्रा, आपने कर्नाटक की सरकार को, तेलंगाना की सरकार को, हिमाचल की सरकार को बोले इस्तीफा दो, हमारा इसमें भरोसा ही नहीं है।
नहीं, क्यों नहीं, हमारा अपना आप जीत संविधान जाएंगी तो आपके लिए सब ठीक है। देखिए मेरा हार मेरे गई तो फिर वो चुनाव देखिए छोड़िए। कितना आसान है आपके लिए कहना कि हम छोड़ दें। मेरा संविधान में मेरे वोट का अधिकार है, मैं अपने संविधान के लोकतांत्रिक अधिकार को इनकी वजह से छोड़ दूं? ना, आप कह रहे हो मैं अपनी तेलंगाना का, हिमाचल और कर्नाटक का बात क्यों हो जाऊं? मेरे को वो अधिकार नहीं, मेरे को अधिकार किसने दिया पहले बताया? आपने बड़ी आसानी से कह दिया कि इन सरकारों से मैं बाहर हो जाऊं, छोड़ दूं। संविधान, लोकतंत्र, मेरा वोट का अधिकार, जहां मेरा वोट चोरी हो रहा होगा, संविधान के तहत संस्थाएं हैं। नहीं, जहां हाँ नहीं, मैं फिर कह रही हूं जहां चोरी हो रहा होगा। मैं कहती हूं इन राज्यों में अगर हमने चोरी किया तो भाजपा बोले वहां चोरी नहीं हुआ। संविधान के जरिए स्थापित संस्थाओं में आपका भरोसा नहीं है तो आपका संविधान में भी नहीं है। नहीं, ये बेकार की बात है, ये बिल्कुल गलत है। संविधान और संविधान के अंदर आने वाली संस्थाएं दोनों अलग बात है। संविधान ने उन्हें न्याय के लिए भेजा है, पर वो अन्याय कर रही है, सत्ता के दबाव में है, वो अपनी सत्ता और कुर्सी बचा रही है। वो संवैधानिक पद हमारे लिए जरूरी है, पर उस संवैधानिक पद के ऊपर अगर एक व्यक्ति, एक आदमी अपने लालच में, डर में बैठ के समझौते करेगा अपने संवैधानिक पद से, हम उससे लड़ रहे हैं। हम संवैधानिक पद का सम्मान करते हैं। उस पद पे बैठा हुआ आदमी, चंडीगढ़ में देखा आपने किस तरीके से, सीसीटीवी कैमरा तो नहीं देख रहा, टेक चुनाव हो गया मेयर का, क्या कहा फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने? एक बात, तो खुलेआम खेल तो हो रहा है ना। अगर संविधान के भीतर आपका विश्वास है, बिल्कुल विश्वास है, 100% विश्वास है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का आप हामी हैं, बिल्कुल लोगों को वोट का अधिकार है और जानने का अधिकार है कि वोट चोरी तो नहीं हो रहा। सबसे बड़ा विपक्षी दल होने के नाते आप लोगों के बीच जाकर के जनादेश लेकर के सरकार बनाना चाहती हैं। बिल्कुल, सब कोई चाहता है। तो मुझे आप ये बताइए कि पश्चिम बंगाल में आपने क्या किया है, बिहार में क्या किया है, झारखंड में क्या किया है, उत्तर प्रदेश में क्या, जो स्थितियां आपकी पार्टी की हैं। 7 साल 8 साल हो गए, बिहार में संगठन के चुनाव नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश में आप अखिलेश के साथ चुनाव नहीं लड़े तो आपको सीटें नहीं आएंगी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने आपको शून्य पे लाके देखिए, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं, दोबारा दोहरा रही हूं। नहीं, चुनाव जीतना, लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर अपनी जिम्मेदारियों को निभाने और स्वीकार करने के बजाय खाली होकर के गाली देने से स्वीकारते हैं। हमारे मंथन होते हैं कि चुनाव जीतना और हारना कार्य एक कारण नहीं होता, सारे कारण होते हैं। जब हमारे मंथन हुए, बिहार बंगाल की आप बात कर रहे हैं, बिहार हुआ, मंथन हुआ कि संगठन मजबूत था या कमजोर था। चीजें आई कि संगठन में हमें और बहुत काम करने की जरूरत है। संगठन का ना होना बूथ स्तर पर भी एक कारण रहा। लेकिन क्या 65 लाख लोगों के वोट काट देना एक ही झटके में, हाँ आज आ गया ना बिहार विधानसभा में, नहीं आ गया, नोटिस आ गया है। ठीक है, हेरा फेरी से वोट चोरी से हुए हैं वहां पर। में शिकायतें गई हैं, हाई कोर्ट ने उन लोगों को बोला है कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है, हाई कोर्ट जाना क्यों पड़ा, चुनाव आयोग क्या कर रहा है? वैसे तो आप भी जा सकती हैं। नहीं, हम सभी जा रहे हैं। हम गए नहीं क्या? आप ये बताइए, गए नहीं? एक मिनट, हम गए या नहीं? मैं जमीन पर रहता हूं, हम लोग गए या नहीं? खड़गे जी, राहुल जी, पूरा विपक्ष काले कपड़े पहनकर लोकसभा से निकलकर चुनाव आयोग जाता है, आप उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं और पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में सारा दिन बैठाते हैं कि चुनाव आयोग तक ना पहुंच पाए, उससे सवाल ना करें। बिहार में 68 लाख लोगों के नाम हटाए गए थे। 68 लाख लोगों के नाम में वो लोग जो या तो वहां से पलायन कर गए हैं, या वो लोग जो नहीं हैं, और वो लोग जो नए ऐसे भी थे ना जिनको हम लाए कि ये मृत घोषित कर दिया गया, पर ये जिंदा मैं यही आना चाहता हूं। मुझे सिर्फ एक बात बताइए कि बिहार में 68 लाख लोगों के हटाए जाने से वहां तो खलबली हो जाएगी। एक महीना पहले क्यों, एक साल पहले क्यों नहीं बाहर आया? नहीं, ये एक्सरसाइज 1 साल 8 करोड़ मतदाता है, मैं बिहार को जानती हूँ, 65 लाख काटे। 1 साल पहले क्यों नहीं एक्सरसाइज की? 2-3 महीने पहले एक्सरसाइज क्यों होती है, मैं पूछना चाह रही हूँ। और जो लोग कह रहे हैं हमारे पास कोई आया ही नहीं है, है ना, और हम जिंदा हैं, हमारा वोट है, वो क्या है तमाशा? क्या तमाशा? जीत हार तो एक वोट से भी हो सकती है। मेरा सवाल ये है कि अगर 2 महीने के भीतर SIR हो रहा है और SIR हो जाने के बाद जो फाइनल लिस्ट आती है उस पर ऐतराज नहीं आता, 250-300 लोगों का आता है, बिल्कुल ऐतराज नहीं, ऐसा नहीं है। ये पूरा एक खेल है। मैं आपको फिर बता रही हूँ, हमें लगा कि ईवीएम लोग कहते थे ईवीएम मशीन बदल दो, बैलेट ले आओ, ईवीएम में सब। हमने ईवीएम पर फोकस किया, लेकिन हमारे किसी ने ध्यान दिया खाली आप ईवीएम पे हैं। इनको पता है अब ईवीएम एक्सपोज हो चुका है, बहुत ज्यादा ईवीएम में खेल नहीं बचा, अब ये वोटर लिस्ट पे खेल कर रहे हैं। आरएसएस संघ के लोग घर घर जाकर आइडेंटिफाई करते हैं उन बूथ को जो पूरा एक तरफा भाजपा के खिलाफ है, वहीं पर वोट कटे हैं। हमने सर्च किया है, जहां भाजपा को वोट पड़ते हैं भाजपा जीतता है। मैं आपको फिर एक उदाहरण दे रही हूं, मेरे चांदनी चौक की विधायक रही, चांदनी चौक आता है, फिर जामा मस्जिद आता है, फिर सिविल लाइन आता है। सिविल लाइन SC रिजर्व वार्ड है, जामा मस्जिद मुस्लिम माइनॉरिटी वार्ड है, चांदनी चौक जो है वो ब्राह्मण हिंदू डोमिनेट। आप हमेशा देखिएगा जब वोट होता है तो भाजपा चांदनी चौक जीतती है,
जामा मस्जिद और जो हमारा एससी रिजर्व है सिविल लाइन, वहां से हार जाती है। ये इतिहास उठा के आज तक का देख लीजिए, भाजपा चांदी चौक विधानसभा कभी नहीं जीती। अब इन्होंने क्या किया, इन्हीं चीजों को देश में विधानसभाओं में राज्यों में आइडेंटिफाई किया। अब इसको डिस्टर्ब करो, अगर ये डिस्टर्ब हो जाएगा तो ये विधानसभाएं हमारे हित। ये पूरा खेल भाजपा चुनाव आयोग मिलकर कर रहे हैं, जिसपे हमारा बड़ा ऑब्जेक्शन है। एसआईआर हमें स्वीकार नहीं, वो ये वोट चोरी के रास्ते से भाजपा को सत्ता तक पहुंचाने का एक खेल है। दो सवाल मेरे हैं। हाँ जी। पहला ये है कि तमिलनाडु और केरल उन राज्यों में भी एसआईआर चल रहा है, वहाँ ऐसी हाय तौबा नहीं है जैसी हाय तौबा कहाँ नहीं है, बंगाल में नहीं है। वैसे हाय तौबा बंगाल में जहाँ है, जहाँ कांग्रेस जाकर के हल्ला कर रही है। दो सवाल मेरे हैं। जब आप कहती हैं कि कोई बीएलओ है, वो जाता है तो लाजमी है कि वो लोकल अधिकारी है, कर्मचारी है या किसी संस्था का है। कितने बीएलओ ने सुसाइड किया है, नंबर मालूम है ना, वो भी आ जाइएगा। वो काम का दबाव है, कितने दबाव, वही मैं कह रही हूं। मैं लगातार बिहार में 8 करोड़ लोगों की गिनती करो, कितना वो भी इंसान था। कई दिनों तक बीएलओ के साथ रहा हूँ, लेकिन उनके साथ साथ बीएलए भी होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट्स होते हैं, और वो लगातार नजर रखते हैं। अगर उसमें कोई धांधली है, कोई हेरा फेरी है, तो बीएलए के पास ये पूरा अधिकार है कि वो उसमें अपने लोगों को खड़ा करा करके नहीं, ये ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी बीएलए के जरिए अपना काम नहीं कराएगी, कांग्रेस पार्टी अपने संगठन पर काम नहीं करेगी, कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने के लिए जितने जरूरी जनाधार तैयार करने का काम होता है वो नहीं करेगी, लेकिन दिल्ली में कमरे में बैठ करके वो जरूर कोसे कि ऐसा हो गया। देखिए, जो नेता अभी जा रहे हैं ना, बिहार के नाम लिया, ये सब कमरे में बैठे हुए थे और बीएलए बनाकर बीएलए की ड्यूटी करनी थी। जब हम चुनाव हारे तो हमने इस संगठन पे भी चर्चा की, तो यही समझ आया कि हमारे जो बूथ पर पकड़ है, विपक्ष की मजबूत है, हमारी कमजोर है, क्योंकि हमारी बीएलए और हमारे बूथ पर हमारा बहुत काम नहीं होता। इवन महिला कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर मैंने जो 6 लाख महिलाओं को सदस्य बनाया, उन सबको मैं बूथ पे डालने वाली हूँ। सो हमारा जो फोकस है, मैं मालूम है संगठन की, मेरी भी 30 साल का राजनीतिक सफर रहा, 4 विधानसभा लड़ी हूँ, और मुझे पता है कि संगठन को अगर हमें मजबूत करना है तो ये नहीं कितने उपाध्यक्ष अध्यक्ष बन गए जिलाध्यक्ष, हमें बूथ पर देखना कि क्या एक बूथ पर 10 मजबूत हमारे लोग बैठे हैं अपनी वोटर लिस्ट लेकर, तो वो हमें काम करना। और उस पर काम राहुल गांधी जी, खड़गे जी ने, केसी वेणुगोपाल जी ने लगातार शुरू किया हुआ, लगातार। अलग बात है, बहुत बड़ी एक चुनौतियां हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं और संगठन के ऊपर हमें मालूम है काम करना और काम हो रहा है, लेकिन दूसरी चीजों को नकार नहीं सकते हैं कि वोटर लिस्ट, वोट चोरी, फर्जी वोट, चुनाव आयोग का पक्षपात होना, हर चीज हम देख रहे हैं कि पूरा सिस्टम कंप्रोमाइज है। प्लस हम इस तरह से लड़ रहे हैं। आप फंड की बात कर लीजिए, पैसा, चुनाव की बात करेंगे, चुनाव जीतने के लिए, लड़ने के लिए फंड चाहिए। कितना फंड है? अजय माकन जी ने लोकसभा में खड़े होकर कहा 10,000 करोड़ के मालिक भाजपा सत्ता में आने के बाद होगी। इलेक्ट्रल बॉन्ड खोलेंगे नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने खुलवाया तो बेनकाब हुए कि किस तरह से इस कंपनी पर रेड मारिए, इससे चुनावी चंदा लीजिए, इसको बरी कर दीजिए, इससे रेड मारिए, तो वो सारे तो खुलासा हो गए, लेकिन वो हंगामा कहां हुआ? ये काम सिर्फ हमारा है लोकतंत्र में कि कांग्रेस उठाए, या पूरे लोकतंत्र की जिम्मेदारी है कि ये चुनाव में अगर वोट चोरी हो रहा है तो पैसे का जो बेहता लोगों को करोड़ों की जमीनें, कौड़ियों के दाम देकर, एयरपोर्ट, खदानें, माइंस देकर पैसे से ये खेल आपने कर दिया है कि आप विधानसभा चुनाव आया आपका बिहार में, आपने कहा 10,000, 1 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपए, 7,000 करोड़ आपने चुनाव से पहले डाल दिया। कांग्रेस कमजोर है, राहुल गांधी कमजोर है, शकील जी ये कह रहे हैं। अरे बहुत बड़ी तस्वीर हम जो लड़ रहे हैं देश में। एक बात है, बीजेपी, जैसे आपने कहा ना कि इनके पास इतना पैसा कैसे आ गया, अजय माकन जी कहा 10,000 करोड़ की पार्टी कैसे हो गई। आपकी पार्टी के ऊपर आरोप यही लगाया जाता है कि जब तक आप सत्ता में रहे आपने देश को लूटा, 20 लाख करोड़ के घोटाले आपने करवाए, चाहे वो कोल स्कैम हो या कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम हो या 2G स्कैम हो। आपकी सरकारों में घोटाले दर घोटाले होते रहे और बीजेपी ने एक लंबी लिस्ट निकाली, नेहरू सरकार से लेकर के मनमोहन सिंह सरकार तक। 20 लाख करोड़ का घोटाला सिर्फ कांग्रेस ने किया, और वो कांग्रेस बीजेपी को कहती है कि आप तो चोर हैं। देखिए, 20 लाख करोड़ जो कहते हैं, किसका था? देश का था। अगर लूटा था तो क्या 10 सालों में 20 लाख करोड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनौती दे रही हूँ, वापस ले आए? 20 लाख करोड़ कहाँ है? वो 20 लाख करोड़ स्कैम तो आपका है ना, क्या हुआ? अरे यार, 20 लाख करोड़ का नुकसान हुआ ना, भरपाई होनी चाहिए ना, सजाएं मिलनी चाहिए। नहीं, अब मेरे को तो कहा गया कि नोशनल स्कैम है। मैं फिर आपसे कह रही हूँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बदनाम किया गया कोल स्कैम में,
2G 3G जीजा जी कर कर भाजपा ने पूरे 10 साल बदनाम किया। उसका शीला जी को कॉमनवेल्थ गेम्स में बदनाम किया। दोनों की सच्चाई ये है, दोनों दुनिया छोड़ चुके हैं। माफी मांगनी चाहिए भाजपा को, या जिन लोगों ने इन्हें बदनाम करके आरोप लगाए, दोनों को क्लीन चिट मिला है कि कुछ हासिल नहीं हुआ। और किसके होते हुए हासिल नहीं हुआ? प्रधानमंत्री मोदी जी आपके होते हुए हासिल नहीं हुआ। सत्ता सरकार आपकी, ईडी सीबीआई सब जांच एजेंसियां, फाइलें आपके पास, कोई घर नहीं ले गया था। 10 साल में एक आदमी का नाम बताइए जो 2G 3G कॉमनवेल्थ में आज जेल में सड़ रहा हो और 20 लाख करोड़ की वसूली करके 15-15 लाख का जो है हमारा काला धन स्विस बैंक से लाकर बांट दिया हो। सारा झूठ था, धोखा था, आडंबर था। सत्ता हासिल के लिए झूठे बदनाम किया गया, एक नैरेटिव सेट किया गया, और आज जनता को समझ आ रहा है कि कुछ भी नहीं था। वरना 20 लाख करोड़ भी आता, नेता जेल भी होते, क्लीन चिट भी कोर्ट से ना मिलती, और ये सरकार उस पे बात कर रही थी। आप कहती हैं कि जनता सब जानती है, हमारी पार्टी ने स्कैम्स, कई बार गुमराह जनता हमारी को पार्टी किया ने जाता है, स्कैम्स नहीं धोखा किया किए, जाता और है, जो हो रहा है। सारे मामलों में पार्टी के सभी लोग बरी हो गए हैं, मैं बता हमने रही जो कौन कुछ है भी जेल किया में? अच्छा किया। 10 सालों में 10 नाम बताइए ना मुझे, मैं चुनौती दे रही हूँ। 10 सवाल- साल में 10 नाम इस समय जेल में गिनवाइए। वही सोनिया गांधी जी भी यही है, राहुल जी भी यही है, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुकदमे चिदम्बरम तो साहब आपके थे। आदर्श सोसाइटी घोटाले नहीं से तो लेकर के, मुकदमे आप चलाकर अंजाम तक पहुंचा क्यों नहीं रहे? उन्हें भाजपा में क्यों शामिल कर रहे हो? यही तो कह रही हूँ। नेशनल हेराल्ड से आज लेके अजीत और पवार आदर्श जी की भी सोसाइटी जो घोटाले तक सब कुछ चल अजीत रहा है पवार ना। जी की भी बात हो रही है ना, उनके सारे मामले खत्म कर दिए गए, उनका हादसा, ये बहुत बड़ा खेल है, आप इसको समझ ही नहीं सकते हैं। यहाँ कितनों को अपनी जानें देनी पड़ेंगी, कितने मंत्री, खुद राफेल में इनका ही एक मंत्री और इनके कितने मंत्री, ये सब जांच, लेकिन जांच नहीं होगी इस देश में, और बिना जांच के कुछ आएगा ही नहीं। और आप कहेगा जांच करा लो, जांच आप और मैं अपने घर में बैठ के थोड़ी ना कराएंगे। ये संकट की स्थिति है कि हम कहते हैं कि लोकतंत्र में हैं, लेकिन लोकतंत्र खतरे में है। जितनी संस्थाएं हैं वो लगातार कमजोर होती चली जा रही हैं। जो भी जीत होती है वो बीजेपी की अपनी लूटी हुई जीत है। हमारा लोकतंत्र में भरोसा है, हम जहाँ जीत जाएंगे वो लोकतंत्र में मेरा भरोसा है, हार जाएंगे तो लोकतंत्र में भरोसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव 37 सीटें लेकर के आ जाएंगे, उन पर भरोसा है। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि मैं जीत करके आ गया, मुझे लोकतंत्र में भरोसा है, मुझे चुनाव की प्रक्रिया में व्यवस्था है, उनके साथ आप बीजेपी को मांग करनी चाहिए। अगर हमारी सीट, हमारी जीतें, हमारी जीत अगर गलत है तो जांच की मांग भाजपा को करनी चाहिए। वो करती नहीं है क्योंकि उसको पता है हमारी जीत ठीक है। उनकी वोट चोरी से हो रही है, व्यवस्था चोरी से हो रही है, इसलिए हम हो हल्ला मचा रहे हैं, सबूत दे रहे हैं और जांच की बात कर रहे हैं। भाजपा आए ना, मेरा भाजपा नहीं आ रही। अलका जी के साथ मुझे लगता है कि एक दिन भर की जिरा करनी पड़ेगी, लेकिन मेरी जो ज़ाती राय रही है कि अगर आप लोकतंत्र के भीतर एक बड़े दल की जिम्मेदारी लेकर के चल रहे हैं तो आपका पहला काम होता है कि सांगठनिक ढांचा आपका मजबूत हो। दूसरा काम यह है कि लोगों के बीच में आपकी साख बने और लोगों के साथ सीधा जुड़ाव आपका हो। तीसरा काम यह है कि आपकी जो लीडरशिप है उस लीडरशिप में ना सिर्फ पार्टी के भीतर के लोगों का भरोसा हो, आम आदमी का भी भरोसा हो। और चौथा ये है कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो लगातार सक्रिय, मजबूत और जवाबदेह रहें, इसकी खातिर आपकी अपनी सक्रियता बनी रहे। ये जितने मोर्चे हैं जो मैं गिना रहा हूँ, वहाँ कांग्रेस आपको लगातार पीछे दिखाई पड़ेगी, वो अपनी जिम्मेदारियों से दूर दिखाई पड़ेगी। लेकिन कांग्रेस के पास मुद्दे हैं, बहुत सारे सवाल वाजिब भी हो सकते हैं, विपक्ष के दल होने के नाते होना भी चाहिए लोकतंत्र में, लेकिन बहुत सारे सवाल इस बात से उपजते हैं कि मेरी कमजोरियां ढकने के लिए मेरे पास कोई चादर नहीं है, तो मैंने उन कमजोरियों को ढकने के लिए कुछ ऐसे सवाल खड़ा किए जिनसे हमारी हार या हमारी कमजोरियों को वहाँ बल मिल जाता हो। कुल मिलाकर के ये है, लेकिन अलका जी के साथ मेरी लड़ाई और मेरी बातचीत फिर से होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सुखद अनुभव रहा, आपसे अच्छा लगा मुझे चर्चा। थैंक यू।